नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार आरपी नैनवाल के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी वरिष्ठ पत्रकार आरपी नैनवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। मुक्त विश्वविद्यालय के इस दौरान 15,417 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए गए, साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक दिए गए। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। तीसरा यह है कि अब हर विश्वविद्यालय में हम जो कॉपियाँ चेक होते हैं या अब केंद्रीय मूल्यांकन करवाया जाएगा और 20-20 करोड़ रुपये हम प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ एक सेंटर। किस तरह से सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। उनकी जो सफलता है उससे बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज इन सबको मिलकर कि हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उससे किस प्रकार से हमारी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने एक बार फिर से अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार पर अंकिता भंडारी केस को लेकर आरोप लगा रही है, जबकि पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। हनी पाठक ने कहा कि सरकार ने अंकिता भंडारी केस में फास्ट ट्रैक मुकदमा दर्ज करवाया, परिवार को मुआवजा दिलवाया, वकील भी बदलवाए, लेकिन कांग्रेस को ये चीजें नजर नहीं आती। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है और इस केस में वो सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं कर रहे। उतर जाए सड़क पर, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी, अंकिता भंडारी के मामले में लगातार हमारी सरकार संजीदा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा गया है, मुआवजे की राशि भी दी गई है और जो आर्य परिवार था उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। उनको बचाने का प्रयास कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और उनके परिजन, जब वकील बदलने की बात हुई तो वकील भी बदले हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वकील भी बदल के उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। और जहां तक रेणु मिश्र जी की बात है तो उसको लेकर भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। न्याय की प्रक्रिया में जो चीज होगी वो निकल कर आएगी। और अच्छे से सबको पता है, आज पूरी जनता को पता है कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार से किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। ना तो वो कोर्ट पर भरोसा करते हैं, न सीबीआई पे भरोसा करते हैं, न ईडी पे भरोसा करते हैं और फिर मांग खुद सीबीआई की भी करते नजर आते हैं। तो पहले अपना विजन साफ करें और विजन साफ करके कुछ बोले तो।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भारत के नाम से एक और किसान संगठन का गठन किया है। ज्वालापुर में हुई बैठक के दौरान हरिद्वार कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा को संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमलेश कुमार शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। संगठन के अन्य कई पदों पर पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान संजय चोपड़ा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में तमाम किसान संगठन किसानों के हित की बात न करके केवल राजनीति कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने नया किसान संगठन बनाया है। सबसे पहले उनकी सरकार से मांग है कि उत्तराखंड में किसान आयोग का गठन किया जाए और अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसान परीक्षण केंद्र खोला जाए। अन्य क्षेत्रों के जो यूनियन हैं वो आकर यहाँ पर जो है जो तमाम हमारे उत्तराखंड के जो किसान हैं उन पर राजनीति करते हैं। तो आज हमने तमाम हमारे ग्रामीण अंचलों के जो पूर्व अधिकारी हैं और बहुत से क्षेत्रों के अंदर किसानों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को आज सभी को इकट्ठा करके सभी को संगठित करके हमने भारतीय किसान यूनियन भारत का गठन किया है। दो मुद्दे होंगे। एक मुद्दा हमारा ये है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग का गठन करके उसमें जो सम्मिलित हो, जो अध्यक्ष हो, वो हमारा किसान भाई होना चाहिए और सदस्य भी किसान भाई उसमें होने चाहिए। और दूसरा हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से नियाम जयपुर के अंदर है, जहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग मिलती है, नियाम की तर्ज पर यहाँ पर भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून के कचहरी क्षेत्र में मूल निवासी भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें मूल निवास के मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जिसके बाद अब हल्द्वानी में भी भव्य रैली निकालने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि हमने मूल निवासी स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में तय किया गया है कि अगले महीने मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोली उठाने के कार्यक्रम के दौरान रैलियां निकालने की तैयारी की जाएगी और बागेश्वर और हल्द्वानी में भी महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए गांव-गांव में समितियों का गठन कर लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का हमने संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक मीटिंग यहाँ पर भी हमने तय किया है। मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में संगम पर डोलियाँ आती हैं और वहाँ पर भी हम एक छोटी छोटी रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जो एक बहुत भव्य मेला होता है, वहाँ पर जो कुली बेगार के खिलाफत का एक ज़मीन रही है, तो वहाँ पर से भी हम एक बड़ी आगाज़ करेंगे इस आंदोलन का। इसके साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि इस महीने के लास्ट हफ्ते हम लोग हल्द्वानी में भी एक महारैली आयोजित करेंगे। गांव-गांव में समितियां बनाकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई है, ये जब तक मुकाम पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक हम इसमें लोगों को जोड़ते रहेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यह सवाल हमारे ज़मीनों को बचाने का है, अपने रोज़गार को बचाने का है, अपने स्वाभिमान, अस्मिता, अपनी संस्कृति को बचाने का। इसलिए हम सब जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं उन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीनों का वक्त शेष है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां गठजोड़ की राजनीति भी खूब करती है, या यूं कहें कि दूसरे दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने में पीछे नहीं हटती। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी यूं तो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन विपक्षी नेताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बगैर बीजेपी का काम चलता ही नहीं है। हमेशा तोड़फोड़ करने में बीजेपी आगे रहती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का प्रदेश में कोई जन आधार नहीं है। बीजेपी खोखली हो चुकी है और बीजेपी जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं करती, इसलिए जनता अब बीजेपी को नकार रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी है, इस देश के अंदर जो है उसके मुकाबले की कोई पार्टी है ही नहीं, और फिर भी वो जो है विपक्ष के नेताओं के भरोसे रहती है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के भरोसे रहती है। तोड़ फोड़ के बिना उसका काम चलता ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा से खोखली पार्टी इस देश के अंदर कोई नहीं है, उसका कोई आधार जनाधार नहीं है। केवल जुमलेबाजी, फर्जी विज्ञापनबाजी, झूठ के सहारे जो है भाजपा का काम चल रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए, जो युवाओं की रैली हो रही है, भाजपा के अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूट के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके भीड़ ला रहे हैं। आपके पास अगर कार्यकर्ता होते तो इस तरीके से आपको भीड़ जुटानी न पड़ती। यही भाजपा का जो है असली चेहरा है। भाजपा खोखली हो चुकी है, जनता का विश्वास उससे उठ चुका है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजित अक्षत कलश आज ऋषिकेश पहुंचे। इस मौके पर त्रिवेणी घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर राम भक्त शहर में भगवान राम और भगवान हनुमान की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचे, जहां अक्षत कलश के आगे शीश झुकाकर सैकड़ों भक्तों ने भगवान राम के नाम का गुणगान किया। शहर के तमाम साधु संत भी त्रिवेणी घाट पर अक्षय कलश वितरण करने के लिए आए। शहर की 20 बस्तियों में एक एक करके अक्षय कलश को वितरण कर ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया गया। अक्षत जो आया है, जो भगवान राम के मंदिर बन रहा है, उनसे पूजित अक्षत हैं, और ये अक्षत जन जागरण के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, सबको घर घर पहुंचाया जाएगा। इससे आदमी की भगवान आस्था बढ़ेगी और सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा सबको। इसी उद्देश्य से अयोध्या से अक्षत कलश लाया गया है और विधि विधान से पूजन करके सभी समाज में वितरण किया जाएगा। 22 तारीख को दीपावली, भव्य दीपावली, क्योंकि अयोध्या में राम एक बार तो वनवास के बाद आए थे और एक बार अब 500 सालों बाद पुनः उस जगह पे वो स्थापित हो रहे हैं। तो पूरा भक्तिमय, पूरा भारतवर्ष हो रखा है, प्रत्येक परिवार हो रखा है। प्रत्येक परिवार अपने घरों में उस दिन दीपदान करेगा, कम से कम 5-5 दिए हर कोई जलाएगा, लड़ियां लगाएंगे, आतिशबाजी होगी, गुलाल उड़ेगा, मिठाइयां बटेंगी। तो इस चीज के लिए आज आप देख रहे होंगे, आपने अपने कैमरे से कवरेज कर दिया होगा कि पूरा त्रिवेणी घाट हमारे पूरे ऋषिकेश से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से, यहाँ तक कि आज हमारे जो घर में हमारी जो सहयोगी आती हैं बहन सफाई बर्तन के लिए, तो उन्होंने भी जब कहा कि मुझे यात्रा में जाना है, तो मैंने कहा बहन तू छोड़ दे काम, आज का काम छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हर कोई सहभागिता। कार्यक्रम जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 22 जनवरी को श्री रामलला अपने बाल स्वरूप में एक भव्य मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज राम जन्मभूमि से जितने भी अक्षत है पूरे देश भर में, पूजित अक्षत आज पूरे देश भर में बांटने का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू किया जाना है, जो 1 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। तो आज प्रत्येक बस्ती से, ऋषिकेश नगर में 20 बस्तियां हैं, तो 20 बस्तियों में से प्रत्येक बस्ती प्रमुख जो है वो अपने अपने पूजित अक्षत के कलश यहाँ से लेके जाएंगे और वहीं किसी मंदिर में स्थापित करेंगे और 1 से 15 तक प्रत्येक परिवार में जाके वो अक्षत दिए जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ दिनों से चले आ रहे लंडोरा के विवादित जमीनी पर बोलते हुए कहा कि यह जमीन उनके पुरखों की है और इसे उनके कहने पर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे थे, पर एक व्यक्ति इस जमीन पर अपना अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, पर वह ऐसा नहीं होने देंगे और जल्द ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मामला है कि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर धोखाधड़ी से कुछ लोग कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसको इंशाल्लाह नाकाम कर दिया गया है। उनके खिलाफ दस्तावेज निकाल लिए हैं, कैसे पटवारी और कानूनगों से मिली भगत करके उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी है, विरोधाभासी रिपोर्ट कानूनगों ने दी है, और इसका मैं क्रिमिनल संज्ञान और राजस्व का संज्ञान लेकर के मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ, जो कि इसमें जेल भी जाएंगे ये और इनका नाम भी खारिज होगा और वो संपत्ति हमारी है, हमारे नाम आएगी। सर कौन व्यक्ति है? और ये जुल्फिकार करके कोई आदमी है जो लंडौरा का नहीं है रहने वाला,
कुछ समय पहले वहाँ से भगोड़े हैं, गांव से भगा दिया गया, तो वो भी पता निकाल लेंगे। और लिंडौरा में आगे बस गए भूमाफिया हैं, ठीक नहीं है। इसने खुद बनाया, लड़की को बेइज्जत करने के लिए बनाया। वो बेचारी अपने कपड़े पहन रही है, अंग वस्त्र, उस समय कच 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 की आवाज़ आ रही है, स्क्रीनशॉट ले रहा है उसके। ये ऐसा इसलिए करता है कि लड़कियों के नग्न अवस्था में वीडियो बना करके उनके साथ दुराचार कर सके, उनका शोषण कर सके, उनको नेताओं में और मंत्रियों में और जाकर के अधिकारियों में पेश कर सके। ये इसका पेशा है, तो हमने उसके खिलाफ किया है। डीप फेक वीडियो नहीं है वो, क्योंकि मैंने प्रूफ दे दिया आपको। सिक्योरिटी भी हटा दी गई? हाँ, सिक्योरिटी इसकी हटा दी गई है, जल्दी 1 हफ्ते में आपको पता लग जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। जिस तरह से एक बीजेपी विधायक को सजा हुई, हाँ, बीजेपी का विधायक ने बलात्कार किया था 9 साल पहले, जांच चली है और 25 साल की उसको सजा हुई है। ऐसे ही ईश्वर कृपा से उमेश को भी 5 साल हो गए हैं, जल्दी ये भी जेल जाएगा, 25 साल की सजा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज 1 दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर है, जहां उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए खनन कारोबारी ने विरोध का ऐलान किया था, जिसके तहत खनन कारोबारी मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खनन कारोबारी को कार्यक्रम स्थल से कुछ मीटर दूर 3 पानी पर हिरासत में ले लिया। खनन कारोबारी खनन निजीकरण और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोला को निजीकरण कर दिया गया है और दूसरा हमारी फिटनेस प्राइवेट में दे दी गई है। तीसरा हमारे जो कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, अवैध वसूली, अवैध चोरी के कांटे नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे मुख्यमंत्री के विरोध कर रहे हैं। सरकार के जो नीतियाँ, खनन नीति और परिवहन नीति के खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे। पुलिस वालों ने हमें पकड़ के ले गए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जेल। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे 4 सूत्री मांगे हैं। कोला का प्राइवेटीकरण, जो वाहनों का फिटनेस है वो बंद हो और सरकार की मैनुअल जो नीति है काटू की वो सही हो, और जो है हमारे जो गेटों पर जो प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट ठेकेदार है उसका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद उधम सिंह का जन्म दिवस जनपद में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कार्यालय में जनपद प्रभारी और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, जिला अधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, भरत भूषण चुग और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। इस अवसर पर सभी महानुभावों ने देश के युवाओं से शहीद उधम सिंह के आदर्शों और मूल्य को आत्मसात करने को कहा। भारत माता के अमर सपूत शहीद उधम सिंह जी की 124वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। जो महान नायक थे, जिन्होंने नियत थे हिंदुस्तानी पर अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे हिंदुस्तानियों की हत्या उनके द्वारा की गई थी, जिसमें खुद ये इनके हाथ में भी गोली लगी थी। और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और उस समय की परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, पानी के जहाज से भेष बदल कर इंग्लैंड पहुंचना, और उस हॉल के अंदर जहां पर ये अंग्रेजों की सभा हो रही थी, इन्होंने जनरल डायर को वहां पर गोली मारी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वहीं उनको फांसी की सजा हुई। हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूल गए। उस महान नायक को हम नमन कर रहे हैं। आज उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। आज हमारे देश के वीर क्रांतिकारी उधम सिंह जी की जयंती है। उनको माल्यार्पण करके हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे इस ज़िले का नाम भी उनके नाम पर है, क्रांतिकारी वीर उधम सिंह के नाम पे, जिन्होंने जलियांवाला बाग जो एक विभत्स नरसंहार अमृतसर साहब में हुआ था, उसका बदला लेने के लिए वो अंग्रेज़ों की
धरती पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उस जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, मुख्य कर्ता-धर्ता था, उसको मारकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो वीर हमारे जिन्होंने शहीद हुए हैं उनका बदला लिया है। तो ऐसे वीर शहीद के नाम पे हमारा जिला है, उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम उनको नमन करते हैं कि उन्होंने, और वो एक अनाथ बालक थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इतना भरा विभत्स नरसंहार हुआ है तो हमें उसका बदला लेना चाहिए ताकि उसकी गूंज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों से निपटने के लिए पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने बुधवार को कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर कोई हुड़दंग ना करे। इसको लेकर पुलिस 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर मुस्तैद रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लैंसडाउन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ट्रैफिक को लेकर विशेष रूप से अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। देखिए 31 के लिए जैसा कि संभावित है, यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं खासतौर से लैंसडाउन और नीलकंठ के पास जो रिजॉर्ट है वहाँ पर काफ़ी भीड़ आएगी और काफ़ी पर्यटक इस दौरान आएंगे नया वर्ष मनाने के लिए। तो इस संबंध में सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निर्धारित मानक हैं डीजे के उनका पालन किया जाए, साथ ही अपनी जो पार्किंग है उनकी व्यवस्था कर ली जाए और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो 112 पे कॉल करके वो कोई भी समस्या बता सकते हैं। हमें इसके संबंध में बताया गया है। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं स्पेशली ट्रैफिक की रहेंगी जिसमें लैंसडाउन के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम में हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि इससे पहले भी चोरी के 2 मामलों में जेल जा चुका है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने कुछ पैसों को अपनी बहन के घर छुपाया था और तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से कैश बरामद हुआ है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत महिंद्रा शोरूम है जिनके अकाउंटेंट द्वारा जो है एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 23 और 24 की रात्रि में उनके शोरूम में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके अकाउंटेंट ऑफिस से अलमारी का ताला तोड़ करके जो है चोरी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटनास्थल पर जब टीम गई वहां पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल नहीं थे और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था तो वहां पर जो मैनुअल जो है काम करते हुए नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की जो है आइडेंटिफिकेशन की गई जिसका कि इस चोरी में संलिप्त होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। ये जो अभियुक्त है दीपक कुमार ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है और इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इसके बाद इसने जो चोरी में लगभग 32 लाख रुपए जो वहाँ से चुराए गए थे उसमें से लगभग 31 लाख के रुपयों की बरामदगी हुई है जो कि इसके द्वारा घटना के पश्चात अपनी बहन के घर में छुपाए गए थे। घटना में चोरी गए जो माल है वो बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पे। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।